तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोगों की यूपी पेट के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जो भी यूपी पेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के जितने भी यूपी पेट के यूपी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं ना, उसी पर बेस्ड होंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसी पर आधारित होंगे। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये हमारा यूपी ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो, ये हमारा यूपी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, शिफ्ट 1 में। कब? शिफ्ट 1 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ये आया हुआ था 22 दिसंबर 2018 में ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, जिसका टेस्ट बुकलेट सेट है वो है FH। ठीक है, FH टेस्ट बुकलेट सेट है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो हिंदी के 50 क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के यूपी पेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के यूपी पेट के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी के हैं उसको चलिए देख लेते हैं एक एक करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो जो रीतिकाल के कवि हैं वो है दोस्तों बिहारी। ठीक है, ये जो बिहारी हैं ये हमारे रीतिकाल के कवि हैं। और बाकी ये जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये आधुनिक काल के हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के छायावादी युग के ये सारे कवि माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। बिहारी को छोड़ के, बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट था उसने कहा था, ये एक टाइटल है। ठीक है, ये एक कहानी का टाइटल है। इस कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे: किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र और भगवान दास। तो यहाँ पर उसने कहा था, ये जो कहानी है इसके लेखक जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट था, उर्वशी किसका काव्य है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद दिया है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उर्वशी किसका काव्य है? तो ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। और मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के भी कई सारे काव्य हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि झरना हुआ, झरना, उसके बाद से कामायनी, उसके बाद से आंसू और लहर। ठीक है, ये सारे जो काव्य हैं ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उसमें देख सकते हो आप लोग। ये सारे क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखित काव्य है, झरना, कामायनी, आंसू, लहरी, ठीक है, ये सारे आ चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को यूपी पेट का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो लिखित काव्य है उसको मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट है, भारत और भारती। ठीक है, ये एक ही है, भारत भारती। उसके बाद से पंचवटी, ठीक है, ये दोनों जो काव्य हैं, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और महादेवी वर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है? तो यामा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था रामधारी सिंह दिनकर, जो कि उर्वशी काव्य के रचयिता हैं। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कुछ गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? ठीक है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की। उसके बाद से यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं, चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, जब मनुष्य के प्रेममय हृदय
निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से मिलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के हितों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। ठीक है, तो ये गद्यांश हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, किससे रहित राज्य किस काम का। किससे रहित राज्य किस काम का, तो 4 ऑप्शन है, भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से रहित। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने गद्यांश में शुरू में ही पढ़ा था अपने प्रियजनों से रहित। ठीक है, तो अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है प्रियजनों से रहित। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, जगत का अर्थ क्या है, तो जगत का अर्थ जो होता है वो होता है संसार। ठीक है, आप लोगों को इस गद्यांश में नहीं मिलेगा। ठीक है, जगत का आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जगत का अर्थ क्या होता है, संसार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ दिया है निष्फल का आशय क्या है, तो निष्फल का आशय जो है, निष्फल का अर्थ मतलब यहाँ पर जो गद्यांश में निष्फल शब्द आया है ना, उसका अर्थ क्या होगा, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ। ठीक है, निष्फल मतलब व्यर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जीवन को सुखमय बनाना, मतलब सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ जो है वो होगा आप लोगों का जीवन को सुखमय बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। दिया है निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर मैं बता दूं दोस्तों, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, बड़ा आ, बड़ी ई, उसके बाद से बड़ा ऊ। ठीक है, ये जो 3 हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का बड़ी ई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल और व। ठीक है, ये जो 4 ये वर्ड दिख रहे हैं ये सारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में से चूज कर लीजिए, कहीं पे है व, यहाँ पर देखिए व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं वो जो हमारे वर्ड में जो व्यंजन वर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें जो क्रम है 1, 3 और 5, ये इस नंबर पे जो वर्ड आते हैं वो सारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्लस जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, य, र, ल, व, वो सारे भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये हुआ क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें पे आ रहा है। ठीक है, तो पहले पे कौन आ जाएगा, क, और तीसरे पे कौन आ जाएगा, ग, और 5वें पे कौन सा आ जाएगा, ये अंगा। ठीक है, तो ये जो 3 है, ठीक है, क, ग, अंगा, ये सारे आप लोगों के अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे, और प्लस य, र, ल और व, ठीक है, ये भी आप लोगों के अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो इसमें से कहीं देख लीजिए, यहाँ पे कोई है क, ग, अंगा में से, तो ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण में कौन से आते हैं। ठीक है, तो घोष वर्ण में आप लोगों का जो क्रम आता है 3, 4, 5, ठीक है, ये क्रम आता है। उसके बाद से जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वो आते हैं। उसके बाद से आप लोगों का जो उष्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है, उष्ण व्यंजन में हा केवल आता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और हा और 3, 4, 5 ये आते हैं। ठीक है, तो कौन सा आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ज, क, च, ट, तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर ज। ठीक है, च देखिए, लिख के देख लीजिए, च, छ, ज, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो अ, आ, ई, उ। ठीक है, तो ओष्ठ वर्ण जो है वो उ, अगर आप लोग बोलिए, उच्चारण करिए, बोल के देखिए, तो उ जो बोलेंगे जब आप लोग, तो यहाँ पर ओठ जो है आप लोगों का गोल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओठ का जो है उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर दिया है पीला, जलस, पर, दूध वाला। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हों। ठीक है, जैसे कि जलज, ठीक है,
ये संस्कृत के समान है, ठीक है, और ये तीसरे अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही जो है आप लोगों का जलज, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? महधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है महाधन उत्सव, ये महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलगाड़ी में समास है वो हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैलगाड़ी में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास, ठीक है। बैलगाड़ी जो है वो कौन सा समास है? बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग है, कौन सा? आ, अ, आग, मन, ठीक है। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग मतलब जो पहले आता है, प्रत्यय मतलब जो बाद में आता है, ठीक है। तो उपसर्ग में जो पहले आ रहा है क्या यहाँ पर आगमन में? तो आ रहा है पहले, ठीक है। तो यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ओके। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया है प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग दे दिया, अब प्रत्यय दिया है। रसोइया में प्रत्यय है, प्रत्यय हमने बताया जो बाद में आता हो, ठीक है। तो रसोइया में कौन सा बाद में आ रहा है? ईया, ठीक है, या नहीं होगा, ठीक है, इसका ईया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब मैं बता दूं दोस्तों, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं। तो जहाँ भी संस्कृत के समान कोई शब्द दिखे तो वो तत्सम में आ जाएगा, ठीक है, और जो संस्कृत के समान ना हो वो तद्भव में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्र, गधा, गाय, घर, इसमें कौन सा संस्कृत के समान दिख रहा है? तो क्षेत्र जो है ये संस्कृत के समान दिख रहा है, ये संस्कृत की समान शब्द है, ठीक है। तो यही आप लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर दिया है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है जो संस्कृत के समान ना हो? तो यहाँ पर यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर जो संस्कृत के समान नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जीभ, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, यौवन ये भी संस्कृत के समान है, निर्झर ये भी संस्कृत के समान है, स्थान ये भी संस्कृत वाला शब्द है, लेकिन जीभ जो है ये संस्कृत के समान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कटोरा शब्द आ रहा है, ठीक है, ये आप लोगों का देशज हो जाएगा, ओके। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी जो है यहाँ पर मध्य, मयूर, वचन, टिकट, ठीक है। तो जो विदेशी शब्द होगा वो टिकट होगा, ठीक है। टिकट एक ऐसा शब्द है जो विदेशी शब्द है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा मतलब जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो सभा है ये किसी व्यक्ति समूह का बोध करा रहा है, तो यही आप लोगों का संज्ञा शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, ठीक है, जैसे कि वह, यह, मैं, ठीक है। ये सारे शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर नींद दिया है, रोग, सफाई, कौन, ठीक है, जो ये कौन है ये सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट, ठीक है। तो जो लड़कपन है, ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और ये जो उचित है ये आप लोगों का विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना या देना। ऐसा शब्द या ऐसा क्रिया जो किसी चीज़ की प्रेरणा दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, उठना, चमकना, गिराना, देना, इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा? तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा गिराना, ठीक है। ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में अव्यय है, अव्यय कौन सा हो जाएगा? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ठीक, ये एक अव्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट ये रहा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो भूधर, मीन, वृंद और विहग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का विहग, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ओके।
उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का विलोम क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो जटिल का जो विलोम होगा वो होगा सरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है गेय, देय, पेय या दान। जो देने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों देय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये रहा, दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर दिन का मतलब क्या होता है? दिन का मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, दिवस, गरीब, सुबह, दोपहर। ठीक है, तो दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो ये इसका सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अंबर। अंबर मीन्स होता है आकाश। आकाश जो है वो अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, अंबर, अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो पूज्य ये तो गलत है, परीक्षण ये भी गलत, प्राण ये भी गलत। तो ये परीक्षा जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूज्य जो है ये यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, परीक्षण में जो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, और प्राण इस तरह नहीं, इस तरह लिखा जाता है प्राण। ठीक है, और परीक्षा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल करेक्ट है और बाकी तीनों जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो शुद्ध शब्द है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, मतलब अशुद्ध शब्द इसमें से देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रादेशिक ये तो बिल्कुल सही है, माधुर्य ये भी सही है, व्याप्त ये भी सही है, प्रमाणिक ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो परसर्ग जो है वो पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। तो यहाँ पर जो गरिमा शब्द आ रहा है, ठीक है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता या गाय। जो यहाँ पर दर्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, रामगढ़ गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो जिसके लास्ट में था, थी, थे लगा हो वो भूतकाल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर था लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्न में भाववाच्य है, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें भाव दिख रहा है। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर दोस्तों ये भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो पढ़ के देख लेते हैं। तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, जब सवेरा हुआ उसके बाद से हम लोग बाहर गए, यहाँ पर दिया है। ठीक है, कॉमा लगा है। तो ये जो वाक्य है ये एक मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने है, ठीक है, ये एक अशुद्ध है शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर मैंने की जगह मुझे होना चाहिए। ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ये एक अशुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को पता ही होगा किस टाइप का होता है। तो ये आप लोगों का दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आसमान फट जाना, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आसमान फट जाना का
अचानक आफत आ पड़ना। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ठीक है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो पौ बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का मतलब जो मुहावरे का सही अर्थ है वो पैरों पर खड़ा होना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ ही लाभ के अर्थ का सही लोकोक्ति है। तो पाँचों उंगलियाँ घी में पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर पूछ पूछ। तो यहाँ पर लाभ ही लाभ अर्थ का सही लोकोक्ति जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पांचों उंगलियां घी में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो चार ऑप्शन थे, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत ये ब्रज भाषा आता है, ठीक है। और कौन कौन से भाषा आते हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और जो आते हैं भाषा वो हैं बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा। तो यहाँ पर दिया ही है ब्रज भाषा, ठीक है। और खड़ी बोली और उसके बाद से बांगरू, ठीक है, बांगरू, ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से यहाँ पर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर कुल्लई हो गया, उसके बाद से गढ़वाली, ठीक है। उसके बाद से कुमाऊनी, ये सारे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये सारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है जयपुरी, ठीक है, निमाड़ी, ठीक है, निमाड़ी। उसके बाद से मालवी, ठीक है, मालवी और आप लोगों का मारवाड़ी, ठीक है। ये सारे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रज जो भाषा है वो हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट शब्द यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसका सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा ये पूछा है। तो शोधन, संशोधन, प्रशोधन, क्षमाशोधन। तो इसका जो सही सटीक हिंदी अनुवाद होगा वो होगा संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेंडमेंट का। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हिंदी मॉडल पेपर है हमारा UP-SSC पेट के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता जो है वो यहाँ पर चार ऑप्शन है, विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास और सूरदास। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सूरदास। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर टोटल मैंने 50 क्वेश्चन हिंदी के करवाए आप लोगों के, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के UP-SSC पेट के एग्ज़ाम में जो 2021 में होने वाला है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।